हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे यूपी तरप्लसी पेट और लेखपाल इन दोनों एग्ज़ामों में पॉलिटी से प्रश्न, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न इन दोनों एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट 1 है। ऐसे बारी बारी हम प्रैक्टिस सेट को हम सॉल्व करते चले जाएंगे और पॉलिटी से भी जितने भी प्रश्न हमारे यूपी तरप्लसी पेट और लेखपाल में पूछे जाते हैं वो कोई भी प्रश्न आपसे मिस नहीं होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम 35 से प्लस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, विथ आपको कंसेप्ट भी बताते चलेंगे। ठीक है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऐसे ही आपको इस चैनल पर रीजनिंग, मैथ, जीके जीएस के कंसेप्ट आपको मिलते रहते हैं, साथ ही साथ आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करवाए जाते हैं। तो आइए चलते हैं, प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, संसद का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया है। ठीक है, तो पहला प्रश्न जो हमारा पूछा गया है कि संसद या पार्लियामेंट का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया या दिया गया है। तो संसद का जो उल्लेख हो आपको देखने को मिलेगा 79 आर्टिकल में आपको संसद का उल्लेख आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए समझते हैं संसद क्या होता है। देखिए, जो भारत सरकार है, भारत सरकार की कुछ ढांचा आपको जाना जरूरी है। जैसे भारत सरकार के 3 स्तंभ होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, हमारे भारत में विधायिका को ही संसद के नाम से जाना जाता है केंद्र में, और राज्यों में राज्य विधानमंडलों के नाम से जाना जाता है। तो जो विधायिका होती है वो भारत में संसद के नाम से जाना जाता है, अन्य देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, विधायिका, ठीक क्या बोलते हैं, विधायिका को भारत में किस नाम से जाना जाता है, संसद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस जो संसद होता है ये लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बना होता है हमारा संसद। तो संसद का उल्लेख आपको किस आर्टिकल में मिलेगा, 79 में आर्टिकल में संसद का उल्लेख आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं संसद समझ आ गया होगा। संसद का जो काम होता है वो कानून बनाना या कह लीजिए एक तरह से विधायिका का जो काम होता है कानून बनाने का काम होता है। ठीक है, और कार्यपालिका का जो काम होता है उस कानून को लागू करना, और न्यायपालिका का क्या होता है, न्यायपालिका का जो काम होता है कानून को उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को दंड देना। ठीक है, तो उम्मीद करते समझ आएगा होगा। तो संसद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, 79 बताएंगे। अब कोई पूछ दे आपसे अनुच्छेद 52 में किसका प्रावधान है, तो आप बताएंगे 52 में हमारे देश में एक राष्ट्रपति होगा, या कह लीजिए 52 में राष्ट्रपति पद का उल्लेख है। ठीक है, किसका उल्लेख है 52 में, राष्ट्रपति पद का उल्लेख है। ठीक है, अनुच्छेद 81 में किसका उल्लेख है। ठीक है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 81 में लोकसभा का उल्लेख है, या कह लीजिए गठन है या रचना है। ठीक है, तो संसद अभी जस्ट आपको पीछे बताया, संसद जो लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बना होता है। तो ये लोकसभा है जिसका उल्लेख है जो आपको 81 में देखने को मिलेगा, और 80 में आपको राज्यसभा का उल्लेख या रचना या गठन आपको देखने को मिलेगा। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा दूसरा प्रश्न है, लोकसभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो जस्ट आपसे पीछे ही हम अभी जस्ट बता के आए हैं। तो लोकसभा का जो उल्लेख है 81 में, आर्टिकल 81 में आपको देखने को मिलेगा, और 80 में क्या मिलेगा, तो इसमें आपको राज्यसभा का उल्लेख आपको देखने को मिलेगा। अनुच्छेद जो है 76 में क्या है, तो अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का प्रावधान है, या कभी उस पद का उल्लेख है। ठीक है, तो महान्यायवादी, ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का पद का उल्लेख है। भारत के आपसे कोई पूछ दे भारत के महान्यायवादी का नियुक्ति कौन करता है, तो बताएंगे भारत के राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी को नियुक्त करते हैं। तो 79 आपको जस्ट पीछे ही बताया कि 79 में किस का उल्लेख है, कमेंट करके बताइए कि 79 में किसका उल्लेख है। ठीक है, अभी जस्ट हम पीछे बताए हैं। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, देखिए, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया। ठीक है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जो पंचायती राज व्यवस्था है सर्वप्रथम किस राज्य में
लागू किया गया। ठीक है, तो पंचायती जो राज्य है व्यवस्था ये सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिलों में लागू किया गया था। कहाँ पर? राजस्थान के नागौर जिले में। एक जिला भी कभी कभी पूछ लिया जाता है और आपसे पूछ दे कब लागू किया जाता है, तो 2 अक्टूबर 1959 में, ठीक है, इसे लागू किया जाता है राजस्थान के नागौर जिले में। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? सर्वप्रथम बताएंगे तो राजस्थान। ठीक है, आपसे कोई पूछ दे कि पंचायत जो है ये पंचायत का उल्लेख या पंचायत किस भाग में है, तो आप बताएंगे भाग 9 में है। भाग 9 में जो है पंचायत का उल्लेख है। ठीक है, ये भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि भाग 9 किससे संबंधित है, तो ऑप्शन 4 दे देगा, तो आप बताएंगे पंचायत से संबंधित है भाग 9। ठीक है, और यहाँ ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि पंचायत जो है या 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है। ठीक है, 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा जो 11वीं अनुसूची है ये पंचायत से संबंधित है। ओके, और जो 11वीं अनुसूची है 73वां संविधान संशोधन करके 1992 में इसे जोड़ा गया था। याद रखिएगा, पंचायत को 29 विषय प्रदान किए गए हैं, इस पर पंचायती राज व्यवस्था जो है कानून बना सकती है। याद रखिएगा, और जो इससे आर्टिकल संबंधित है वो आर्टिकल याद रखिएगा 243 आर्टिकल ये आपको याद रखना है। ठीक है, जितने भी पंचायत राज से अगर एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाएंगे ये हम आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यहाँ पर है झंडा समिति के अध्यक्ष कौन था। ठीक है, जो झंडा समिति का अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो याद रखिएगा झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति भी थे, तो राइट आंसर हमारा डी हो जाता है। और यहाँ से कोई पूछ दे BN राव, तो BN राव ये भी अब नोट कर लीजिए, BN भारतीय संविधान के सलाहकार थे। ठीक है, और भीमराव अंबेडकर। ठीक है, भीमराव अंबेडकर से भी बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप नोट कर लीजिएगा भीमराव जो अंबेडकर हैं ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप ये भी प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे, तो प्रारूप समिति में टोटल 7 सदस्य थे और उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। ठीक है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू से भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं बहुत। याद रखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं ये हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है, और ये जो हैं संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, किसके अध्यक्ष थे? संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। इनमें टोटल 15 सदस्य थे। ठीक है, तो ये प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए चलते हैं हम प्रश्न नंबर 5 की तरफ। देखिए प्रश्न नंबर हमारा 5 है कि जो 6वीं अनुसूची है, 6वीं अनुसूची में कौन सा राज्य शामिल है। ठीक है, देखिए 6वीं अनुसूची कहता क्या है। ठीक है, पहले इससे पहले आप 6वीं अनुसूची को जानने से पहले आपको 5वीं अनुसूची जाननी पड़ेगी। देखिए 5वीं अनुसूची के तहत क्या है। 5वीं अनुसूची के तहत है कि अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों क्षेत्रों का जो प्रशासन एवं नियंत्रण जो है वो राज्य द्वारा किया जाएगा। ठीक है, किसके द्वारा किया जाएगा? राज्य द्वारा। ठीक है, ये 5 में ये बात कहता है कि जो अनुसूची जो 5 है, 5 ये कहता है कि इसके तहत SC ST क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण राज्य के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, इसमें कोई भी एक प्रॉपर एक राज्य को लेकर बात नहीं कर रहा है, इसमें पूरे के पूरे राज्य को लेकर बात कर रहा है, इसके कहने का मतलब है। लेकिन 6वीं जो अनुसूची है इसमें कह रहा है इसके तहत असम, त्रिपुरा, मेघालय एवं मिजोरम राज्य क्षेत्रों का जो अनुसूचित जनजाति हैं, क्या अनुसूचित जो जनजाति हैं उनका प्रशासन एवं नियंत्रण राज्य द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो वही पूछा है कि अनुसूची 6 में किन राज्यों को शामिल किया गया है, तो ये आप याद रखेंगे। अनुसूची 6 में असम है, ठीक है, त्रिपुरा है, मेघालय है, मिजोरम है।
ठीक है, आपको अगर याद नहीं होता है तो हम आपको ट्रिक बता देते हैं। तो जो राइट आंसर होगा हमारा ई हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, याद करने का कैसा ट्रिक है, ठीक है, कभी कभी एग्ज़ाम में ऐसे पूछ देता है, यहाँ पर मान लीजिए मिजोरम को हटाकर मणिपुर दे देगा, अब पूछ देगा कौन सा राज्य शामिल नहीं है, तो आप थोड़ा कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो इसीलिए हम एक ट्रिक बता देते हैं आपको जो भूलेंगे नहीं। ट्रिक है ATM स्क्वायर। ठीक है, ए से हो गया असम, टी से हो गया त्रिपुरा, एम से हो गया मेघालय और ए के एम से हो गया मिज़ोरम। तो याद रखिएगा ट्रिक के साथ भी। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए हमारा ये 6वां प्रश्न है, अनुसूची 2 किससे संबंधित है। याद रखिएगा अनुसूची जो 2 है यह वेतन से संबंधित है। अनुसूची 2 बताता है कि भारत के प्रधानमंत्री, CM, भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति की सैलरी कितना है। ठीक है, इसमें वेतन का निर्धारण है। तो याद रखिएगा भारत के राष्ट्रपति का जो वेतन है वह आपको पता होना चाहिए 5 लाख धनराशि है, पहले 1.5 लाख धनराशि हुआ करते था। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो कोई पूछे आपसे अनुसूची 2 किससे संबंधित है, तो आप बताएंगे वेतन से संबंधित है। ठीक है, आइए चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 7वां प्रश्न है हमारा, किस अनुच्छेद के तहत न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने की बात की गई है। ठीक है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। किस अनुच्छेद में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने की बात की गई है, तो आप बताएंगे आर्टिकल 50। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाता है हमारा, सी हो जाता है। ठीक है, ये आर्टिकल 50 देखिए किसके तहत आता है। आर्टिकल जो 50 है ये DPSP। ठीक है, DPSP के तहत आता है। DPSP जो है भाग 4 में इसका उल्लेख आपको देखने को मिलेगा, और DPSP जो है 36 से 51 इसका अनुच्छेद, 36 से 51 तक अनुच्छेदों में इसका DPSP का पूरा उल्लेख आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 50 में जो है न्यायपालिका और कार्यपालिका से अलग करने की बात की गई है। 51 में जो है आर्टिकल 51 में यह बात की गई अंतर्राष्ट्रीय शांति का प्रावधान है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा आर्टिकल 49 में क्या उल्लेख है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यसभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया है। ठीक है, राज्यसभा का जो उल्लेख है किस अनुच्छेद में दिया गया, जस्ट आपको हम पीछे ही बताए हैं। जो राज्यसभा का उल्लेख है वो आर्टिकल 18 में है। ठीक है, किस में है, आर्टिकल 18 में। तो राइट आंसर क्या हो जाता है हमारा, सी हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। आइए चलते हैं आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम राज्यसभा और लोकसभा को हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चों में बहुत थोड़ा कन्फ्यूजन होता है लोकसभा राज्यसभा को लेकर। तो याद रखिएगा राज्यसभा का उल्लेख 18 में और लोकसभा का 81 में। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, जो राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है, राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। उच्च सदन, याद रखिए राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन के नाम से जाना जाता है। क्यों, क्योंकि योग्यता के आधार पर इसे उच्च सदन कहा जाता है, इसे निम्न सदन कहा जाता है। ठीक है, राज्यसभा को द्वितीय सदन कहा जाता है और लोकसभा को प्रथम सदन कहा जाता है। शक्तियों के कारण इसे इसका निर्धारण किया गया है सदन। ठीक है, राज्यसभा जो होता है ये अस्थाई होता है। ठीक है, याद रखिएगा ये अस्थाई सदन होता है, कभी भी इसे भंग नहीं किया जा सकता है। याद रखिएगा लोकसभा को भंग किया जा सकता है, अर्थात यह अस्थाई है। ठीक है, याद रखिएगा यह अस्थाई है, ये अस्थाई है। कौन अस्थाई है, राज्यसभा। राज्यसभा कभी भी नहीं भंग होता है, लोकसभा कभी भी भंग किया जा सकता है। याद रखिएगा राज्यसभा में राज्यसभा नहीं भंग होता है। राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं वो प्रत्येक 2 वर्षों में क्या करते हैं, अवकाश ग्रहण करते हैं। तो ये बात याद रखिएगा कि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। ओके, याद रखिएगा लोकसभा भंग किया जा सकता है। ठीक है, जो राज्यसभा होता है यह संघीय सदन होता है, अर्थात प्रांतों का प्रतिनिधित्व होता है, और जो लोकसभा होता है ये जनता का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है,
बेसिकली इसका जो कार्यकाल होता है इसका बेसिकली 5 वर्ष होता है, लेकिन इसे कभी भी इसको भंग किया जा सकता है। आपसे पूछें कि लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है तो आप बताएंगे लोकसभा का कार्यकाल जी नहीं होता है, इनके सदस्यों का कार्यकाल होता है। ठीक है, इनके सदस्यों का कार्यकाल होता है। ठीक है, और प्रत्येक 2 वर्ष में इसकी राज्यसभा के सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं, तो याद रखिएगा। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि जो राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे। ठीक है, और राज्यसभा का गठन कब हुआ। याद देखिए, ये भी अब नोट कर लीजिएगा, राज्यसभा का जो गठन है 1952 में हुआ है। राज्यसभा और लोकसभा दोनों का सेम। ठीक है, तो याद रखिएगा। हम बता देते हैं लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष हैं। ठीक है, लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष हैं वह है JV मावलंकर। ठीक है, लेकिन आपको बताना है कि राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन हैं। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 9वां हमारा प्रश्न है 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है। जो 10वीं अनुसूची है हमारा वो किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा जो 10वीं अनुसूची है वह दल बदल कानून से संबंधित है। किससे संबंधित है, दल बदल कानून से संबंधित हो, तो राइट आंसर हमारा सी हो जाता है। याद रखिएगा जो 10वीं अनुसूची है, इसे 10वीं जो अनुसूची है यह भारतीय संविधान के मूल संविधान में नहीं था, इसे जोड़ा गया था। तो इसे कब जोड़ा गया था, ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। 52वां संविधान संशोधन करके 1985 में इसे जोड़ा गया था। याद रखिएगा, ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जो 10वीं अनुसूची है, ठीक है, ये पहले आप याद इसे नोट कर लीजिएगा। आगे बताते हैं, जो 10वीं अनुसूची है ये किससे संबंधित है, दल बदल कानून से संबंधित है। ओके, ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। जब दल बदल कानून 1952 में आया, 1985 में जब लाया गया, ठीक है, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे और उस समय राष्ट्रपति कौन थे, ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो उस समय जो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी थे। ठीक है, राजीव गांधी थे, और राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी थे। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा 10वीं अनुसूची से संबंधित। ओके, बस 10वीं अनुसूची से इतना ही प्रश्न पूछा जाएगा, तो एग्जाम में जितना बताएं उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। इसकी 10वां प्रश्न है 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा जो 11वीं अनुसूची है ये ग्राम पंचायत से संबंधित है। जस्ट पीछे ही हम बताएं, ग्राम पंचायत का जो उल्लेख है भारतीय संविधान में आर्टिकल 243 में इसका उल्लेख है। ये जो है अनुसूची में, भारतीय मूल संविधान में अनुसूची में नहीं था, 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है, 73वां संविधान संशोधन करके 1992 में इसे जोड़ा गया था। ठीक है, याद रखिएगा पंचायत को टोटल कितने सब्जेक्ट दिए गए हैं कानून बनाने के लिए, 29 विषय दिए गए हैं कानून बनाने के लिए। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा ये हो जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ भारत का कौन सा राज्य बना। ठीक है, जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो ये कौन सा राज्य बना, ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ किससे अलग हुआ है। तो जो छत्तीसगढ़ है यह MP से अलग हुआ है। ठीक है, कब अलग हुआ है, ये भी प्रश्न कभी कभी डेट पूछ लिया जाता है। तो जो छत्तीसगढ़ है ये MP से अलग हुआ है। कब अलग हुआ है, 1 नवंबर 2000 में यह अलग हुआ था, अलग होके बना। और कौन सा राज्य बना, तो 26वां राज्य बना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों कि जब छत्तीसगढ़ राज्य बना 26वां राज्य, उस समय हमारे 3 राज्य जो हैं, 3 राज्य कट के बने थे। कौन कौन से थे, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे किसके समय में बना था, तो याद रखिए अटल बिहारी वाजपेयी के समय में, अटल बिहारी वाजपेयी के समय में 3 राज्य कट के बने थे। किससे, MP से, याद रखिएगा जस्ट पीछे बना छत्तीसगढ़, UP से उत्तराखंड, बिहार से झारखंड अलग होकर बना था। ठीक है, इससे झारखंड और UP से उत्तराखंड, MP से छत्तीसगढ़ अलग होकर बना था। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ कब अलग होकर बना, 1 नवंबर
2000 में बना। और यूपी से उत्तराखंड अलग कब होके बना? 9 नवंबर 2000 में ही ये अलग होके बना। उत्तराखंड कौन सा राज्य बना? 27वां राज्य बना। और बिहार से जब झारखंड अलग हुआ 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ, तो ये 28वां राज्य बना। कौन? झारखंड। झारखंड कौन सा राज्य बना? 28वां राज्य बना। ठीक है, याद रखिएगा। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये बात याद रखिएगा कि किसके शासनकाल में हुआ था। ठीक है, उत्तराखंड से राज्यसभा के लिए कितने सांसद निर्वाचित होते हैं? ठीक है, उत्तराखंड से राज्यसभा के लिए कितने सांसद निर्वाचित होते हैं ये आपको बताना है। तो कितने होते हैं? टोटल 3 होते हैं। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाता है। अगर आप यूपी से हैं, यूपी के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि यूपी से कितने राज्यसभा के लिए, लोकसभा के लिए निर्वाचित होते हैं। तो याद रखिएगा, राज्यसभा के लिए 31 हैं और लोकसभा के लिए ये भी आपको याद रखना है कि लोकसभा के लिए कितने हैं। तो लोकसभा के लिए कितने हैं? 80 हैं। ठीक, कितने हैं? लोकसभा के लिए 80 हैं। और ये भी बात याद रखिएगा कि सामान्य वर्ग से 63 लोग हैं, एससी से 17 लोग हैं, एसटी से एक भी नहीं है। हम किसकी बात कर रहे हैं? तो याद रखिएगा, यूपी से सामान्य वर्ग में 63, टोटल यूपी से राज्यसभा के लिए कितने जाते हैं निर्वाचित होकर? 80। सामान्य कितने होते हैं? 63। एससी कितने हैं? 17। एसटी कितने होते हैं? एक भी नहीं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि 80 में से सामान्य कितने होते हैं? 63। एससी कितने होते हैं? 17। और एसटी एक भी नहीं होते। ये बात याद रखिएगा। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए, यूनियन संघ का उल्लेख किस भाग में दिया गया है? ठीक है, यूनियन संघ उल्लेख जो है किस भाग में दिया गया है? तो ये भाग 5वें में इसका उल्लेख दिया गया है। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाता है। ठीक है, आइए चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, महान्यायवादी का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अब जस्ट पीछे हम बताएं 76 में इसका उल्लेख दिया गया है। ठीक है, 75 में प्रधानमंत्री पद का उल्लेख दिया गया है। 48 में सीएजी का उल्लेख दिया गया है। 52 में राष्ट्रपति का पद का उल्लेख है। ठीक है, तो महान्यायवादी का उल्लेख किस में है? 76 है। महान्यायवादी से 1-2 प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं कि महान्यायवादी जो है, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, तो कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी करते हैं हमारे देश के। ठीक है, याद रखिएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। संविधान संशोधन किस देश के संविधान से लिया गया है? ठीक है, जो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो किस देश के संविधान से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। तो राइट आंसर हमारा बी हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं कि अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है। ठीक है, अमेरिका के संविधान से हमारे प्रस्तावना, महाभियोग की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति के पद, ठीक है, और मौलिक अधिकार, ये जैसे महत्वपूर्ण जैसे चीज़ हमारे भारतीय संविधान में लिए गए हैं। किस देश से? अमेरिका से। ठीक है, याद रखिएगा। याद रखिए, कोई पूछे आपसे प्रस्तावना किस देश से लिया गया? तो अमेरिका से। प्रस्तावना की भाषा किस देश से लिया गया? तो ऑस्ट्रेलिया बताएंगे। ये काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है, तो ये आप नोट कर लीजिएगा कि प्रस्तावना जो है अमेरिका से लिया गया, लेकिन प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, अब आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। सॉरी, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आयरलैंड से भी बहुत कुछ लिए गए हैं। तो आयरलैंड से मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रश्न बनता है, डीपीएसपी जो है, डीपीएसपी, ठीक है, डीपीएसपी जो है ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, और जापान से कौन सा अपने संविधान में लिया गया? तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को जापान से लिया गया है। ठीक है, डीपीएसपी का जो अर्थ होता है, ठीक है, डीपीएसपी का इसका भी फुल फॉर्म आप जान लीजिए। मूल डीपीएसपी है, ठीक है, ये डीपीएसपी कहाँ से लिया गया? पहले आपसे प्लस से ये पूछा जाता है डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है, तो आपसे बताएंगे आयरलैंड से लिया गया है। और डीपीएसपी में
कितनी अनुच्छेद हैं, तो बताएंगे कहाँ से कहाँ तक इसका प्रावधान है, तो अब बताएंगे 36 से 51 तक। ठीक है, कितना बताएंगे 36 से 51 तक। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, DPSP 36 से 51 तक। ओके, तो DPSP क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। ठीक है, और DPSP किस भाग में है, तो भाग 4 में, ये भी आप बताएंगे। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 16 है, संविधान के संशोधक का उल्लेख किस भाग में दिया गया है। ठीक है, संशोधन। ठीक है, यहाँ पर देखिए संशोधन, यहाँ पर संविधान संशोधन का उल्लेख किस भाग में दिया गया है, तो आर्टिकल 20 में। ठीक है, ये देखिए हिंदी का भी टफ पूछा हुआ है थोड़ा। ठीक है, आर्टिकल 18 में क्या है, तो आप बताएंगे आर्टिकल जो 18 में, ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। आर्टिकल 18 में क्या है, उपाधियों का क्या है, उपाधियों का अंत है। 17 में क्या है भाई, 17 में हमारे छुआछूत का अंत है। 15 में क्या है, 15 में क्या है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आप बताएंगे 15 में जो है हमारे, 15 में हमारे क्या है आपके दिए गए हैं, 15 में हमारे नौकरी में क्या दिया गया है, संरक्षण दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया है, नौकरी में क्या दिया गया, संरक्षण दिया गया, याद रखिए। ठीक है, आइए चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर हमारा 17 है, सिक्किम को किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संघ में पूर्णतः शामिल किया गया था। ठीक है, कब पूर्णतः शामिल किया गया था, तो याद रखिएगा पूर्णतः जब पूछा है तो बताएंगे 36वां संविधान संशोधन करके 1975 में इसे शामिल किया गया था। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपसे पूछें जब इसे सिक्किम को सह राज्य की दर्जा कब दिया गया था, तो 35वां संविधान संशोधन करके 1900, ठीक है 1975 में ही इसे क्या किया गया था, इसे सह राज्य का दर्जा दिया गया था। लेकिन कुछ दिन के बाद 36वां संविधान संशोधन करके 1975 में ही इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। और ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि सिक्किम को शामिल जब किया गया था तो किस आर्टिकल के तहत शामिल किया गया था, वो अनुच्छेद आपको बताना है। तो अनुच्छेद है 2 अनुच्छेद के तहत शामिल किया गया था। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। लोकतांत्रिक गणराज्य किस देश के संविधान से लिया गया है। ठीक है, किस देश के संविधान से लिया गया, फ्रांस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया, DPSP राज्य के निर्देशक तत्व। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से जस्ट अभी पीछे बताए हैं क्या लिया गया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। आइए देखिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, जब विदेशी राज्यों देश को किस अनुच्छेद के तहत भारत के संघ में शामिल किया जा सकता है। ठीक है, वो आपको अनुच्छेद बताना है। तो अनुच्छेद आपको क्या है, 2 है। अनुच्छेद 2 के तहत 2 राज्यों को शामिल किया गया है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये आपको याद रखिएगा। किसको गोवा में अधिकार किसका था भाई, गोवा में अधिकार पुर्तगालियों का था। 1961 से पुर्तगालियों से लिया गया। ठीक है, गोवा और सिक्किम को ये दो राज्य हैं जो आर्टिकल 2 के तहत भारत के संघ में क्या किया गया, शामिल किया गया था। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, आर्टिकल 2 है, अनुच्छेद 2 है, ये कहता है नए राज्यों को निर्माण तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन जो करने का अधिकार है वो किसको है, संसद के पास है। ठीक है, अब आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है। ठीक है, ये समानता का अधिकार, ये सब के सब फंडामेंटल राइट है, हमारे मौलिक अधिकार हैं। तो समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया, समानता का अधिकार जो 14 से 18 तक हमारे अनुच्छेदों में दिया गया है। तो राइट आंसर हमारा सी है। 5 से 11 तक क्या है, ये हमें इसमें नागरिकता का प्रावधान है। 19 से 22 तक क्या है, 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है भाई। 25 से 28 तक क्या है, 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो याद रखिएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। भारत का एक राष्ट्रपति होगा किस अनुच्छेद में दिया गया है या उल्लिखित है, तो आर्टिकल 52 में। जस्ट हम उसको पीछे ही बताते आ रहे हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। किस विद्वान ने कहा प्रस्तावना वृद्धावस्था का उल्लेख है। ठीक है, ये भी प्रश्न प्रस्तावना से पूछे जाते हैं कि किसने कहा कि प्रस्तावना वृद्धावस्था का प्रलेख है। तो आप बताएंगे ये किसने कहा, अर्नेस्ट बर्कर ने कहा था। तो राइट आंसर हमारा
सी हो जाता है। एग्ज़ाम में बहुत बार प्रश्न पूछा गया, कैमुसी ने प्रस्तावना के बारे में क्या कहा, तो कैमुसी ने प्रस्तावना को जन्म कुंडली कहा है। ठीक है, क्या कहा है प्रस्तावना को? जन्म कुंडली। भीमराव अंबेडकर के द्वारा प्रस्तावना को कुछ नहीं कहा गया, इसने भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 भारतीय संविधान को आत्मा माना है। ठीक है, आइंस्टीन के द्वारा क्या कहा गया? आइंस्टीन कहते हैं कि जो भाग 4 जो DPSP राज्य के निर्देश तत्व हैं, यही भारतीय संविधान के क्या है? आत्मा है। तो अलग अलग विचार हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा देखिए मुंशी अंबेडकर से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये के मुंशी प्रस्तावना को क्या कहे हैं? जन्म कुंडली। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन था? ठीक है, तो सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा ए हो जाता है। BN राव क्या थे? संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक है, और भीमराव अम्बेडकर क्या थे? तो ये आप याद रखिएगा, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और प्रारूप समिति कितने टोटल सदस्य थे? तो आप बताएंगे 7। भारत में सर्वप्रथम संविधान की मांग किसके द्वारा किया गया था? तो भारत में संविधान की जो सर्वप्रथम जो मांग है वो गांधी जी के द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर सी हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, विचार व अभिव्यक्ति की आज़ादी किस मौलिक अधिकार के अनुच्छेद में दिया गया है? तो याद रखिएगा किस अनुच्छेद में दिया गया, तो अनुच्छेद है वह 19 अनुच्छेद में, 19वें अनुच्छेद में दिया गया है। और 18 में क्या है? तो 18 में आप बताएंगे, 18 में उपाधियों का अंत है। 17 में क्या है? छुआछूत का अंत है। 20 में क्या है? तो 20 में आप बताएंगे कि इसमें 20 में अपराधी ठहराए जाने पर इसमें संरक्षण प्रदान है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर प्रश्न नंबर 26 है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने व्यक्ति को मनोनीत करता है? ठीक है, राष्ट्रपति जब राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने व्यक्ति को मनोनीत करता है? तो टोटल 12 लोग को मनोनीत करता है। तो राइट आंसर हमारा डी हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जब कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया उसमें मुख्य न्यायाधीश एंजिला एम्पे थे। ठीक है, इसमें मुख्य न्यायाधीश कौन थी? एलिजा एम्पे। ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, उसमें मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे थे। ये भी प्रश्न भी लिख लीजिएगा। इसके अलावा 3 अन्य न्यायाधीश कौन थे? तो हाइट थे, चेम्बर्स थे, लिविस्टर थे। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा बी हो जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा बी हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना है कोलकाता में किस एक्ट के तहत हुई थी? तो आप बताएंगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। और ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा था, उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो आप बताएंगे वारेन हेस्टिंग थे। ठीक है, वारेन हेस्टिंग। किस एक्ट के तहत होता है? 1773 में। स्थापना कब होती है? 1774 में। ये आपको याद रखना है। ठीक है, 28 प्रश्न है हमारा, संयुक्त अधिवेशन के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत बुलाते हैं? ठीक है, जब कोई अधिवेशन होता है तो राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं? तो 108वें के तहत क्या करते हैं? राष्ट्रपति अधिवेशन को बुलाते हैं। जैसे में मान लीजिए कोई भी प्रस्ताव हुआ है, जो दोनों सदनों में मतभेद हो गया, और अधिवेशन उस समय बुलाते हैं वो राष्ट्रपति 108वें अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं का प्रावधान है। ठीक है, 108वें अनुच्छेद में। यहाँ पर है प्रश्न नंबर 29 है, संविधान सभा में कमिश्नरी क्षेत्र में 4 सदस्य निर्वाचित हुए थे, वो 4 कमिश्नरी क्षेत्र का नाम क्या था? ठीक है, अजमेर मरवाड़ था, बलूचिस्तान था, दिल्ली था, कुर्ग था। तो उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाते हैं हमारे। ठीक है, ये हमारे देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, पंचायतों से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? जस्ट पीछे ही बताते आ रहे हैं, 243। सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे। ठीक है, कौन थे ये आपको बताना है। तो कौन थे? एन संजीव रेड्डी जी थे। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा संजीव रेड्डी सी हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, उपराष्ट्रपति का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया है? ठीक है, थोड़ा कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं। 52 में किसका प्रावधान है? तो आप बताएंगे राष्ट्रपति का। 76 में किसका प्रावधान है? महान्यायवादी का प्रावधान है। आर्टिकल 148 में किसका प्रावधान है? तो CAG का प्रावधान है। लेकिन यही एक बचता है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाता है? उपराष्ट्रपति। 63 में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा बी हो जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, एकल नागरिकता किस देश के संविधान से लिया गया है? एकल संविधान की जो नागरिकता है वो किस देश से लिया है? ब्रिटेन से लिया गया है। तो राइट आंसर हमारा क्या होता है? डी हो जाता है।
ये 34 प्रश्न है हमारा, आज का शायद लास्ट प्रश्न है। तो ये लास्ट प्रश्न हमारा जो है, संसदीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया है? ठीक है, संसदीय शासन प्रणाली है वह किस देश के संविधान से लिया गया? तो ब्रिटेन से लिया गया है। मैक्सिमम जो चीज़ है हमारे संविधान में जो अपनाया गया है वो ब्रिटेन से और अमेरिका से अपनाया गया है। तो राइट आंसर डी हो जाता है। ये हमारे सब आंसर की हैं। आप चाहें तो इसको PDF हमारे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और इसे ले सकते हैं PDF को। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में। प्रैक्टिस ये फर्स्ट था, प्रैक्टिस सेट 1 फर्स्ट था। अगले प्रैक्टिस सेट 2 में हम मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।